हेलो बच्चों, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एसीएस बायोलॉजी में। लास्ट लेक्चर हमने स्वपरागण का उन्मिल्यता के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है उन्मिल्यता और क्या होता है अनुन्य मिल्यता। क्लिस्ट्रोगैमस चेस्मोगैमस फ्लावर में से कौन दर्शाएगा, कौन क्या दर्शा रहा है? तो देखिएगा, जो चेस्मोगैमस ऊपर वाले प्लांट है बेटा, उसमें स्वपरागण जिसमें से ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों हो सकता है। लेकिन बात की जाए क्लस्ट्रोगैमस जो कभी खिलते नहीं हैं, ओनली ऑटोगैमी, इसमें केवल और केवल क्या हो सकता है बच्चा? इसमें केवल और केवल ऑटोगैमी मिल सकती है, इसमें जिटेनोगैमी नहीं मिलेगी। तो ओनली ऑटोगैमस, ये ओनली एंड ओनली ऑटोगैमस होते हैं। ये पॉइंट हमने कल लास्ट लेक्चर डिस्कस कर दिया था। आगे डिस्कस क्या करने वाले हैं हम इसी में, देखिएगा। जब भी आप किसी फ्लावर को देखोगे तो आगे में जो उन्मिल्य फ्लावर है, उन्मिल्य जो जमीन में पाए जाते हैं ना, तो उन्मिल्य में जमीन के पुष्प में सुनिश्चित रूप से यहां तक कि परागण, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है और इस पर कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। बहुत प्यारी लाइन है। क्या कहना चाहती है? इन परागकणों में, इन परागणी पुष्पों में जिसमें जमीन के अंदर पुष्प पाए जाते हैं, इनके अंदर परागणकर्ता किसी तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट्स की आवश्यकता नहीं, बट फिर भी इनमें बीज निर्माण हो जाता है। क्या आप ये सोचते हैं कि अनुन्मिल्य पौधे में इसके फायदे क्या या हानि क्या? भाई जब अपन बात कर रहे हैं अनुन्मिल्य की, तो अनुन्य मिल्य में देखिए, उन्मिल्य परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से यहां तक कि परागण की अनुपस्थिति में, ये उन्मिल्य नहीं, जैसे एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा। अगर इस प्लांट को देखें हम, तो इस प्लांट में ये रहा अनुन्य मिल्य, तो एनसीईआरटी की हमें एक और गलती मिली, ये रहा उन्मिल्य। तो उन्मिल्यता की यहां बात कर रहा है एनसीईआरटी, लेकिन ये उन्मिल्य नहीं है मेरे बच्चे, करेक्ट करना इसे, उन्मिल्य नहीं अनुन्मिल्य हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा बेटा? अनुन्मिल्य। तो अनुन्मिल्य जो नीचे की तरफ, और याद रखने के लिए आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में याद रखो, चेस्मोगैमस, चश्मा ऊपर पहनते हैं, चश्मा ऊपर पहनते हैं चेस्मोगैमस, क्लिस्ट्रोगैमस तो अंडरग्राउंड प्लांट, चश्मा ऊपर पहनते हैं ना, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तो चेस्मोगैमस फ्लावर जो रहेंगे ऊपर की तरफ रहने वाले हैं और क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर अंडरग्राउंड रहने वाले हैं। ठीक है बच्चा? तो अनुन्य मिल्य परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से बिना परागणकर्ता की अनुपस्थिति, क्योंकि वहां जमीन के अंदर बेटा किसी तरह का कोई भी परागणकर्ता नहीं आ सकता, बट फिर भी ये बीज पैदा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें और स्वपरागण में स्वयुग्मन ही होता है, स्वयुग्मन ही संभव। अरे भाई, जब कोई दूसरा संभव है ही नहीं, जब संभव नहीं है, तब अपन कहेंगे ना कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? स्वयुग्मन ही होगा, तो इसमें बीज पैदा होने की संभावना। क्या आप सोचते हैं कि अनुन्य मिल्य पौधे को इससे फायदा है? हाँ, फायदा भी है, नुकसान भी है। देख विद्यार्थी, पहले हम देखते हैं लाभ क्या क्या है। लाभ के लिए अगर मैं आपसे कहूं, इसमें जो लाभ की जब बात की जाती है, तो जो भी सुपीरियर उत्कृष्ट लक्षण होता है, उत्कृष्ट लक्षण बना रहता है, ये इसका फायदा हो गया भाई। क्योंकि जब परपरागण होगा नहीं, तो जो उसके अंदर लक्षण है वो हमेशा वही बना रहेगा, नया कोई दूसरा जो नहीं चाहते वो लक्षण नहीं आएगा अभी के लिए, लाभ के लिए। लेकिन जब हानि की बात की जाती है, तो क्या इससे हानि भी है बच्चा? अरे जहां लाभ है वहां हानि भी है। क्या हानि होगी? जब बार बार एक ही जाति के, एक ही परागकणों का उसी जाति के वर्तिकाग्र पर जाना देखा होगा, तब उसमें आएगा अंत प्रजनन अवसाधन। क्या आएगा बेटा? अंत प्रजनन अवसाधन। तो ये आपका लिखा हुआ है कि क्लिस्ट्रोगैमस से अंत प्रजनन जो है आपका उत्पन्न होता है। भाई जमीन वाले चेस्मोगैमस ऊपर वाले, क्लिस्ट्रोगैमी, तो क्लिस्ट्रोगैमी अनुन्य मिल्यता, तो इसके अंदर यह होगा कि अंत प्रजनन, जैसे एनसीईआरटी लिखता है अंत प्रजनन अवसाधन, अंत प्रजनन अवसाधन। अब ये क्या होता है? एक ही प्लांट में, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में, अगर इसको देखा जाए बाइसेक्सुअल द्विलिंगी पुष्प में
स्वपरागण से नए लक्षण आना अनुपस्थित। नए लक्षण नहीं आएंगे तो उसी में बार बार होगा, इसे कहते हैं अंत प्रजनन अवसादन। और इससे निपटने का तरीका होता है क्रॉस पॉलिनेशन, आगे अपन पढ़ेंगे। दूसरा आ जाता है सजात पुष्पी परागण, जिसमें एक ही प्लांट रहता है लेकिन प्लांट एक होता है बट फ्लावर जो होते हैं बेटा वो एक से अधिक होते हैं। ये रहा एक प्लांट, ये रहा प्लांट। अब फ्लावर आपने कहा एक से अधिक, तो एक फ्लावर यहां बना लेते हैं, एक फ्लावर यहां बना लेते हैं। ये रहा एक फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर। हो सकता है बाइसेक्सुअल भी यूनिसेक्सुअल। तो यहां के पोलन ग्रेन यहां गिरे हैं, इट मींस एक ही प्लांट के बीच में हो रहा है। तो ये किस किस के बीच में हुआ बेटा? पहला तो हो गया सेम प्लांट के बीच में, लेकिन डिफरेंट क्या आ गया इसमें? फ्लावर आ गया। और स्पीसीज हमेशा क्या रहने वाली है बच्चा? ये भी हमेशा सेम रहने वाली। स्पीसीज कैसे अलग हो सकती है? सजात पुष्पी परागण एक ही पादप के एक ही पुष्प के परागकण, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण का, माफी चाहूंगा, एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से, ये बात हमने पहले कही थी, क्योंकि यहां से यहां आने के लिए परागण कर्ता की आवश्यकता, परागणकर्ता की आवश्यकता होगी। जब परागणकर्ता की आवश्यकता होगी तो परागित होने वाले पुष्प में एजेंट आने से यह कार्य की रूप से या पारिस्थितिकी रूप से, पारिस्थितिकी रूप से कैसा हो जाएगा बेटा? पारिस्थितिकी रूप से पर परागण है, लेकिन आनुवांशिकी रूप से कैसा? ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था बेटा। आनुवांशिकी रूप से ये स्वपरागण हो जाएगा। पारिस्थितिक रूप से पर परागण, लेकिन तो क्या कहना चाहता है? सजाती पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा है, क्योंकि इसमें परागण उसी पादप से आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, आनुवांशिक रूप से तो ये स्वपरागण है, लेकिन पारिस्थितिकी रूप से ये कहलाएगा पर परागण। ऐसा क्यों हुआ बेटा? वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया था, ऐसा क्यों होता है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी? पर निषेचन, जिसे अपन जीनोगामी के नाम से जानते हैं। अब अभी पर निषेचन क्या होता है? प्लांट भिन्न भिन्न, पुष्प भिन्न भिन्न, जाति समान। इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर, भिन्न पादप के परागकोश से भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। मात्र यही एक केवल प्रकार का परागण है जिसमें परागकण के समय अनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण आगमन देखे जाते हैं। देखिए स्वपरागण में उसी जाति के आते हैं, चाहे वो स्वयुग्मन हो या सजात पुष्पी परागण हो, उसी जाति के आएंगे। लेकिन एकमात्र जब पर निषेचन की बात की जाती है तो पर निषेचन में ही आपके परागकण का जो अनुवांशिकी होती है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि यहां से आने वाले परागकण वो एक जाति के नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न जाति के होते हैं। और ये का ये तुम्हारा एनसीईआरटी ने नीट का क्वेश्चन डाला था, नीट का क्वेश्चन था बेटा, नीट 2020 के आसपास का ये क्वेश्चन था, 2023 के आसपास ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपके था ही था, जिसमें इतना सा डायग्राम देकर पूछा गया था आपसे कि भाई ये जो डायग्राम है वो किसके लिए बताया गया है, मतलब परागण जो हो रहा है ये परागण कैसा है, तो आपको बताना है ये परागण पर परागण है, और साथ ही साथ पर परागण में वायु परागण। तो ये हो गया नीट का क्वेश्चन, एक तरह से आपका नीट 22-23 के आसपास का ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, एग्जैक्ट इसी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आया था, नीट का क्वेश्चन है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पर निषेचन ये पढ़ लिया आपने, आगमन होता है ये भी आपने पढ़ लिया। आगे अजैवीय परागण, देखिए अब हमें बनाना है बेटा एक टेबल। एक टेबल क्या बनाएंगे हम? उस टेबल में हम ये पता करेंगे कि कौन कौन से बायोटिक और कौन कौन से ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ये रही तुम्हारे सामने टेबल जिसमें बायोटिक और ए बायोटिक साथ में है। ये रहा बेटा परागण के अभिकर्मक या कारक, माफी चाहूंगा पहले यहां से अपन यहां पहुंचेंगे। देखिए दो कारक आपने बताए थे, पहला था बायोटिक,
एबायोटिक अजैविक कारक। पहला कौन सा है? अजैविक कारक। दूसरा हो जाएगा बायोटिक, जिसे आप कहते हो जैविक कारक। एक हो जाएगा अजैविक कारक, दूसरा हो जाएगा जैविक कारक। जो ये अजैविक कारक होते हैं, इन अजैविक कारकों में विंड एंड वाटर निर्जीव सम्मिलित होते हैं। अजैविक कारकों में कौन सम्मिलित होगा बेटा? निर्जीव सम्मिलित होंगे, विंड एंड वाटर। जबकि बायोटिक जैविक में सारे के सारे कीट, बर्ड, बैट्स, प्राइमेट्स हो गया, जो हर समय पेड़ पर ही रहते हैं, रेप्टाइल्स, ईटीसी द्वारा ये परागण देखा जाता है। तो परागणकर्ता के अभिकर्मक, इसका मतलब ये हो गया परपरागण की बात हो रही है। पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में दो अजैविक, अजैविक का मतलब हो गया वायु और वाटर, और दूसरा जैविक प्राणी कारकों का एजेंट का प्रयोग करते हैं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। अधिकतर पौधे, अधिकतर ना कि अधि और साथ में मिला दो, अधिकतर, अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। इसका मतलब हो गया कि देखो, अगर ए बायोटिक का पूछे तो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन ये है ए बायोटिक, मोस्ट कॉमन ए बायोटिक। अगर ए बायोटिक का पूछे तो मोस्ट कॉमन ये है। बायोटिक का पूछे या सबसे ज्यादा परागण किससे होता है, तो ये हो जाएगा इंसेक्ट, बी के द्वारा, ये मोस्ट कॉमन। भाई अगर ओवरऑल पॉलिनेशन का पूछे तो ये सबसे मोस्ट कॉमन है, और ए बायोटिक में पूछे तो कौन सा हो जाएगा? एयर द्वारा हो जाएगा। कार्य का उपयोग करते हैं, वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज एक संयोग है। इसका मतलब ये जो होता है बेटा विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन में ये जो आपका विंड पॉलिनेशन है, ये पूरी तरह से वाटर पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन अदिशात्मक है। कैसा है बेटा? अदिशात्मक है, इसकी कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। जब बात की जाती है बायोटिक की, इंसेक्ट वगैरह की, तो ये कैसा होता है बच्चा? ये दिशात्मक होता है, मतलब इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। तो ये संयोग मात्र है, घटना है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के हाथ से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति है। तो अब इतना कुछ हो रहा है तो परागकण जो रहेंगे संख्या में अधिक रहेंगे। इसकी विशेषता आगे अपन पढ़ेंगे बेटा। अदिशात्मक होने के साथ साथ इसकी कुछ विशेषताएं होती है कि भाई परागकण अधिक रहेंगे, परागकण नॉन स्टिकी रहेंगे, परागकण हल्के रहेंगे, परागकोश जो है वो खुला हुआ रहेगा, पुष्प खुला हुआ रहेगा, पुष्प चटकीले रंग का नहीं रहेगा, नेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि हाश करना अदिशात्मक हो गया एक तरह से। तो पौधे बीजांड की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। ये तो अपने बात की है। आगे की अपन बात करेंगे कि पर परागण के लिए और स्व परागण के लिए क्या क्या एडेप्टेशन चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं बेटा। अजैविक परागण में वायु परागण सर्वाधिक सामान्य, ये बात हमें पहले ही हो चुकी है। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये कॉमन जो होता है वो अजैविक परागण का कॉमन पार्ट है। जो सबसे कॉमन होता है बायोटिक में वो होता है बेटा वायु द्वारा परागण। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के, ये इसके एडेप्टेशन में बताया, परागकण हल्के होंगे, चिपचिपाहट रहित रहेंगे, मतलब नॉन स्टिकी रहेंगे, उसकी जरूरत नहीं होती है, ताकि वे आसानी से हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सके। वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, मतलब इसका जो पुंकेसर होता है वो वेल एक्सपोज्ड होगा, ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सके। वेल एक्सपोज तथा वृहद एवं प्राय आकार में, प्राय पिच वर्तिकाग्र यानी कि फेदरी वर्तिकाग्र जो रहने वाली है बेटा, वो देखो एक तरह ये तो आपके डायग्राम आ गया। पहला डायग्राम तो ये है। दूसरा अगर आप देख पाओ तो वर्तिकाग्र जो होगी इनकी, इसकी वर्तिकाग्र रोमिल रहने वाली है। कैसी रहने वाली बेटा? रोमिल रहेगी। तो लिखा हुआ है प्राय पिच रोमिल वर्तिकाग्र होती है, ताकि आसानी से वायु में उड़ने वाले परागकणों को ग्रैब कर ले, आबद्ध किया जा सके। वायु परागित पुष्प में प्राय प्रत्येक अंडाशय में, अब देखिएगा बात की जाती है बेटा भुट्टे की। बताओ भुट्टे के अंदर जो होता है, मक्के के अंदर, यहाँ दाने कितने होते हैं? असंख्य दाने। असंख्य मतलब बहुत ज्यादा दाने होते हैं, क्योंकि एक ही बीजांड के अंदर अनेकों अनेक रखने पड़ेंगे। परागण एक हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही बार में काफी कुछ फायदा हो जाए, तो असंख्य पुष्प के गुच्छे होते हैं, ताकि परागण की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। अरे भाई एक परागकण के लिए पुष्प इधर है, दूसरा इधर है, हवा में आ रहा है, इधर गया ही नहीं तो पास पास होंगे तो जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा, जिसे कॉर्नकेव कहते हैं। आप जो फुंदने टेंसल जैसे यानी कि बाहर वाले जो एरिया दिख रहे हैं ये वाले,
कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र है। देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है बाहर की तरफ लटकी हुई, जिसे फूंदने कहा है, टेंसेल कहा है, ये जो होती है ये वर्तिकाग्र है और कुछ नहीं। ये क्या बेटा? वर्तिकाग्र है। और जो हवा में झूलते हैं ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सके। घासों और वायु में परागण सर्वदा सामान्य होता है। घास वगैरह कुल के अंदर परागकण सबसे कॉमन होगा, मोस्ट कॉमन होगा, क्योंकि उनके अंदर पॉलिनेशन जल्दी होगा। जल्दी इन द सेंस हमारा कहने का तात्पर्य यहां पर है क्योंकि हवा के द्वारा और मोनोकॉट में, और साथ ही याद और ध्यान रखना बेटा, और किसमें बेटा? मोनोकॉट, एक बीजपत्री में, ये कॉमन रहने वाला ना, ये एक बीजपत्री ही है, ग्रासेस फैमिली भी कह दो आप। आगे देखिएगा, आगे बढ़े तो हमें मिला है अब जल का परागण। पुष्पी पादप में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ होता है, मैंने आपको बताया ही था। हवा द्वारा परागण सबसे सामान्य होता है, लेकिन पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। ये लगभग 30 वंशों तक ही सीमित होता है। अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में, अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में ये होता है। मैंने कहा मोनोकॉट में उधर भी हो रहा है, इधर भी होता है। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप का मतलब ये ऐसा नहीं कि जमीन के अंदर रहने वाले, नहीं। उद्विकास के क्रम में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो अपन जिम्नोस्पर्म की बात करें तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के नर युग्मक परिवहन संचार का नियमन साधन जल ही होता है। यानी कि इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है वो मीडियम रहेगा वाटर। इनकी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम कौन है? वाटर है। कुछ ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के विस्तार केवल इसलिए सीमित है, देखिए बहुत सारे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा नियर द वाटर बॉडीज, पानी के समीप पाए जाते हैं और कहीं जा ही नहीं सकते। अब कारण क्या पूछता है एनसीईआरटी? अब जब 11th का प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ोगे तो वहां तुम्हें मिलेगा, क्योंकि बेटा यहां पर इनके अंदर पानी सीमित है। जब मतलब पानी के आसपास रहेंगे, पानी की जरूरत इनको परागण स्थानांतरित करने के लिए पड़ती ही पड़ती है। हवा के द्वारा नहीं हो सकता है, इंसेक्ट द्वारा नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ पानी तो सीमित हो गया ना पानी के पास में, इसीलिए कह रहा है कि केवल इसकी सीमित होगी, क्योंकि नर युग्मकों को परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। जूडियोगैमी आप आगे पढ़ोगे। जल परागित पादपों की कुछ उदाहरण जैसे वैलिसिनेरिया तथा हाइड्रिला, जो कि ताजे पल में, ताजे पानी में उगते हैं। अब आपको एक छोटा सा पॉइंट से मैं समझाता हूं। देख विद्यार्थी, हमारे पास 3 पादप है। पहला पादप है वैलिसिनेरिया, दूसरा है हाइड्रिला, तीसरा है जोस्टेरा। वैलिसिनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। आपने कहा वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला ये दोनों के दोनों जो होंगे बेटा, ये रहने वाले हैं शुद्ध जल के, और ये जो होता है ये खारे पानी का, जिसे समुद्री घास भी कहते हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, इस वैलिसिनेरिया में ऊपर की सरफेस पर अधि जल परागण देखा जाता है, जबकि हाइड्रिला एंड जोस्टेरा में हाइपो हाइड्रोफिली अधो जल परागण देखा जाता है। अरे समझ चुके हो, मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी का पॉइंट है वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला। वैलिसिनेरिया, हाइड्रिला के जो प्लांट होते हैं वो शुद्ध जल के होते हैं, जबकि जोस्टेरा खारे पानी का, समुद्री जल का। वैलिसिनेरिया के अंदर एपीहाइड्रोफिली अधो जल परागण पाया जाता है, जबकि हाइड्रिला जोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली, जिसे अधो जल परागण कहते हैं। ये आपके दोनों के दोनों पॉइंट हो गए क्लियर। आगे बढ़े बच्चों, वापस एनसीईआरटी की लाइन पर आ जाइए। एनसीईआरटी पे देखिएगा, फिर कह रहा है वैलिसिनेरिया का प्लांट
अब इसमें देखिएगा, जब आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो इस डायग्राम से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। डायग्राम देगा और इसको अनलेबल्ड कर देगा, अनलेबल्ड करके आपसे पूछेगा बताइए ये क्या है, तो ध्यान रखना ये नर पुष्प है। ये क्या है, तो यह मादावर्ती काग्र है। ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, खुद मादा पुष्प है, और ये रहा मादा पुष्प का यही वाला भाग। मेरी बात अच्छे से समझ पाए हो। वेलिस्नेरिया में ये मेल है, फीमेल पार्ट है, और मेल अलग होता है तो यहाँ ट्रांसफर हुआ, जिसका मतलब इसमें मेल और फीमेल अलग अलग। ये था आपका एनसीईआरटी का यहाँ तक का पॉइंट। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी का पॉइंट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।